घमंडी ससुराल की। रमा को शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई का बड़ा ही शौक था। वो टीचर बनना चाहती थी। रमा का ससुराल शहर के सबसे अमीर घरों में से एक था, पर साथ ही उसके ससुराल वालों को अपने बिजनेस और पैसों का बड़ा ही घमंड था। शादी के कुछ वक्त बाद रमा अपनी सास के पास अपनी नौकरी की बात करने जाती है। अरे रमा, तू यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, सब ठीक है। मम्मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे रमा, अब तू बात करने को भी पूछेगी क्या? बोल पगली, जो भी बोलना है। मम्मी जी, अब तो शादी को काफ़ी समय भी हो गया है और घर में सभी काम के लिए नौकर लगे हैं। मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ मम्मी जी। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे, ये क्या बोल रही है तू? नौकरी? क्या कमी है तुझे रमा? तुझे पता नहीं, हमारा बिजनेस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस है और तू नौकरी की बात कर रही है। लोग क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा होने का भी क्या मतलब, जब घर की बहू को भी नौकरी करके खुद का खर्चा उठाना पड़ रहा है। नहीं रमा, तू बिल्कुल नौकरी नहीं करेगी। पर माँ जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। पागल हो गई है बहू? इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी और बहू टीचर? देख रमा, तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे देती हूँ, पर ये नौकरी की बात तू अपने दिमाग से निकाल दे। और जो सारा दिन वो किताबें पढ़ के तू अपना दिमाग खराब कर रही है ना, उसे भी दूर फेंक दे। मम्मी जी, पर समझिए तो। रमा, देख, अगर तुझे यही बात करनी है तो चली जा यहां से, वरना मैं आज तुझे राहुल से बोल के तेरे मायके वापस भिजवा दूंगी। फिर वहीं गरीबों की जिंदगी में सड़ना। रमा छोटा दिल करके वहां से चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ वक्त बाद रमा का पति राहुल कमरे में आता है। अरे रमा, क्या हुआ? इतना शांत क्यों हो आज? क्या हुआ, मैडम को शॉपिंग पे जाना है क्या? नहीं जी, बस यूं ही। अरे बोलो भी रमा, तुम्हारा यूं शांत रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। रमा पति के सामने नौकरी करने की बात रखते हुए कहती है, सुनिए ना, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मम्मी जी से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसलिए मैं आपकी सहमति चाहती हूँ। राहुल रमा की बात सुनकर जोरों से हंस पड़ता है। अरे रमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें नौकरी करनी है? क्या कमी है तुम्हें? तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ। और वैसे भी तुम एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी हो। तुम भी ना रमा। रमा राहुल के सामने नौकरी करने की जिद करती है। पर सुनिए तो, मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से टीचर बनने का सपना था। मैं उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पागल हो चुकी हो तुम। बिल्कुल पागल। राहुल भी माँ की भाषा बोलता है और रमा के सपनों का मजाक उड़ाकर सो जाता है। रमा फिर से अपना दिल छोटा करके सो जाती है। अगले दिन सुबह रमा मम्मी जी से कहती है, मम्मी जी, मैं पास वाले बाजार तक जा रही हूँ। ठीक है बहू, पर शाम को जल्दी लौट आना। जी मम्मी जी। रमा सामान लेने मार्केट जाती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा होता है, टीचर की जरूरत है। रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और बिना सोचे वहां चली जाती है। अब सुनिए, मैंने बाहर आपका पोस्टर दिखा, टीचर की ज़रूरत है, तो उसीलिए मैं अंदर चली आई। अरे मैडम, आप तो कोई बड़े परिवार से लगती हैं। हमारा तो बस एक छोटा सा एनजीओ है जिसके लिए हमें एक टीचर की ज़रूरत है जो कम पैसों में इन बच्चों को पढ़ा सके। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इन बच्चों को पढ़ाकर टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा मैडम जी, अब कल सुबह से रोज आ जाइएगा। रमा वहां से चली जाती है। अगले दिन, मम्मी जी, मेरी सहेली नई किटी पार्टी खोल रही है,
तो मुझे कुछ दिन रोज उसके यहाँ जाना है। क्या मैं जा सकती हूँ मम्मी जी? सासू माँ खुश हो जाती है। अरे वाह रमा, किटी पार्टी, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। सासू माँ के साथ चलने की बात सुन रमा डर जाती है। जी 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 माँ जी, वहाँ कोई आपकी उम्र का नहीं होगा, आप वहाँ बोर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू जा, पर शाम को वक्त से आ जाना। हाँ। रमा सासू माँ से झूठ बोल बच्चों को पढ़ाने निकल जाती है। वक्त बीतता चला जाता है और कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अचानक, अरे ये रमा के कमरे में कॉपी और पेन, ये तो बच्चों की कॉपी लगती है। रमा, ओ रमा, तेरे कमरे में ये बच्चों की कॉपी और पेन कहां से आया? रमा डरती हुई वहां आती है। जी जी मम्मी जी, वो बुक ना शायद मेरी सहेली के बच्चों ने रख दी होगी, तभी आज बैग खोलते वक्त यहीं रह गई। सासू माँ रमा की बात सुन शक में आ जाती है। अगले दिन जब रमा घर से बच्चों को पढ़ाने निकलती है तो सासू माँ रमा का पीछा करती है। अचानक सासू माँ रमा को स्कूल में रंगे हाथों पकड़ लेती है। ओह माय गॉड, तो ये थी तेरी किटी पार्टी। मेरे तो करम ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया वालों को जब उनको ये बात पता चलेगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन घर की बहू छुप के यहां नौकरी कर रही है। ओह गॉड, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तूने तो हमारा नाम ही डुबो दिया। चल घर, अभी बताती हूं तुझे। सासू माँ गुस्से में रमा को घर ले ही जा रही होती है कि तभी वहां स्कूल का मैनेजर आ जाता है और रमा से कहता है, मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारे एनजीओ के बच्चों ने शहर में टॉप कर हमारे एनजीओ का नाम रोशन किया है। आपका शुक्रिया मैडम जी। इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद भी आपने बिना पैसों के इन बच्चों को पढ़ाया। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, कोई गरीब का बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा। मैनेजर की बातें सुन सासू माँ का रमा के प्रति दिल पिघल जाता है और वो रमा से कहती है, बहू, तू कल से रोज इन बच्चों को पढ़ाने जा सकती है, पर साथ ही इन बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें भी ले जाना। इन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सासू माँ की बातें सुन रमा खुश हो जाती है और फिर से बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है, पर अब छुपाकर नहीं, खुलेआम। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ। अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाई? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या? तुम?
अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए, न पानी में स्वाद न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है। अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते, जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है। पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है, तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार, और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कल मुझे फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है, गोलगप्पे खाऊं प्लीज। अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना। संध्या की शादी उसके पिता ने शरत से की। शादी के 15 साल के अंदर ही संध्या का परिवार अमीर से गरीब हो जाता है। एक दिन संध्या जब अपनी भाभी से कहती है, भैया माँ पिताजी के बाद अब आप लोगों से ही मेरा मायका है।
अरे संध्या दीदी, मायका बोलना आसान है, लेकिन जब मायके वालों को निभाना पड़ता है ना, हालत पतली हो जाती है। तभी वहां संध्या का भतीजा आ जाता है। देखा माँ, मुझे कितनी कूल ऐप मिली है। इसमें क्लास 6 to 12 के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT, जी, नीट लेवल तक के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। अरे बुआ, कब आई तुम? मुझे बताती थी, मैं स्टेशन लेने आ जाता। अरे पहली बार थोड़ी आ रही है जो रास्ता भटक जाती। अब गाड़ियां भले ही बहुत है, लेकिन सब काम पर लगी है। अरे कोई बात नहीं भैया। और बताओ, अपनी गुड़िया की शादी के बाद खुश तो है ना? हाँ हाँ, मेरी गुड़िया तो राज कर रही है, राज। बहुत पैसा है उन लोगों के पास। अरे किसी भी चीज की कमी नहीं रखी मैंने अपनी बेटी की शादी में। हाँ भैया, वो तो इस घर का रिवाज है। बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं। पिताजी ने भी मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बस किस्मत मेरी ही खराब निकली। अरे दीदी, अच्छा ये बताओ, कैसे आना हुआ और कब का प्रोग्राम है? संध्या पूरे घर को देखती है। उसे अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसके पिता ने ये घर प्यार से बनाया था। मुझे सीढ़ियों वाला घर पसंद था, तो पिताजी ने मेरे लिए 2 तल्ले का मकान बना दिया। अरे बुआ, सीढ़ियों को घूर रही हो? जरूर बचपन में यहाँ से खूब गिरी होगी। संध्या की आंख से आंसू गिर जाते हैं। वो अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी खोलती है। अरे दीदी, अलमारी क्यों छू रही हो? कुछ चाहिए क्या? मुझसे मांग लेती। अरे नहीं भाभी, बचपन से ये अलमारी में मेरे खिलौने और गुड़िया रहा करती थी। हाय रे दीदी, अब क्या बंटवारा चाह रही हैं क्या? संध्या भाभी की इस बात पर घबरा कर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह घर में संध्या को न देखकर भतीजा बोलता है। माँ, अरे माँ, ये बुआ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे चली गई होगी, कह तो रही थी कि मन नहीं लग रहा है। अरे पापा, ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? अरे कल अलमारी खोलकर खड़ी थी, कहीं कुछ उड़ा तो नहीं ले गई? भतीजी को बुआ की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे शेखर कहाँ मर गया? तेरी बहन आ रही है ससुराल से, जल्दी जा स्टेशन। और सुन, वो लंबी वाली कार लेकर जाना, उसकी पसंदीदा है। ओहो पिताजी, आ जाएगी। कौन सा पहली बार आ रही है? माँ को गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, अब मेरी बेटी को स्टेशन से खुद ही आना पड़ेगा। वाह जी वाह। शेखर, हुआ क्या है तुझे? क्यों नहीं जा रहा है अपनी बहन को लेने? उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कितना प्यार करती है वो तुझसे। पिताजी, प्यार तो बुआ भी आपसे कम नहीं करती थी। फिर भी उन्हें ना कोई लेने और ना ही कोई छोड़ने जाता है, वो क्यों भला? पिता को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। अरे बस करो, क्यों आप दोनों उस संध्या के लिए लड़ रहे हो? ठीक है पिताजी, आज तो आप ड्राइवर को भेजकर अपनी बेटी को ले आइए, लेकिन याद रखिए, अपनी शादी के बाद मैं अपनी बहन को कभी नहीं पूछूंगा। पिता को अपनी गलती का एहसास होता है। आज बुआ का जन्मदिन है, याद तो होगा नहीं आपको? पिता की आंख भर आती है। लेकिन तभी वहां अपनी पसंदीदा कार से संध्या घर आती है। भगवान भाई दे तो तुम्हारे जैसा भैया। पापा को पता था कि कौन से रंग की कार मुझे पसंद है। तुमने उसी रंग की कार से मुझे घर बुलाया, वो भी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। ईश्वर सबको तुम्हारे जैसा भाई दे। भाई संध्या को गले लगा लेता है। तभी वहां भतीजी गुड़िया भी ससुराल से आ जाती है। अरे संध्या बुआ, आप? हाँ, आज तो घर की दोनों बेटियां अपने घर में हैं। इलाहाबाद की मधु की शादी होती है रामगढ़ के आनंद से। नेचर से कामचोर मधु के सामने जब पूरे ससुराल की जिम्मेदारी पड़ती है, तो कैसे वो उससे बचने के लिए करती है एक नाटक। चलिए देखते हैं। अरे मधु, मधुरानी, जरा चाय ला।
और बेसन घोल ले, बादल बन गए हैं, पकौड़ी बना लेते हैं। ओह, अभी अभी तो दिन का खाना खाया है, अब पकोड़े तल दूं? अरे इतना खाएंगी तो फट जाएंगी, चला तो जाता नहीं इनसे। तभी आनंद आ जाता है। अरे मन कर रहा है पकोड़े खाने का। मधु देखो ना, बादल बन गए हैं, ऐसे में पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे अभी तो बादल बने हैं, जरा 2-4 बूंद टपक तो जाने दो, बना दूंगी पकोड़े भी। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है। अरे मधु, मधु बूंदे भी बरस गई, अब तो बना दो पकोड़े। अरे बूंदा बूंदी तो रोज होती है, जरा जमकर बरसे तो पकोड़े तलने में और सिखाने में दोनों में मजा आ जाए। ये बोलकर मधु वहां से चली जाती है और मधु के साथ ही बूंदा बांधी कर बादल भी चले जाते हैं। मधु अपने कमरे में जाकर कहती है, अरे भगवान, ये सारा कमरा फैला हुआ है, कैसे साफ होगा? तभी मधु को आइडिया आता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा 2000 रुपए का नोट कहाँ चला गया? किसी ने देखा क्या मेरा 2000 का नोट? तभी वहां मधु की ननद और नौकरानी आ जाती है। अरे भाभी, मैं देख देती हूँ। कैसे देखोगी दीदी, सारा कमरा तो गंदा पड़ा है। अरे हटो ना, मैं साफ किए देती हूँ, मिल गया तो दे दूंगी। अब ननद और नौकरानी 2000 नोट के चक्कर में पूरा कमरा साफ कर देती है और नोट नोट खोया हो तब तो मिले। खैर, ये तो छोटे मोटे ट्रिक्स थे जो मधु काम से बचने के लिए करती, लेकिन अब आना था मधु का मास्टर स्ट्रोक, जिस पे वो अब सिर्फ बैठकर खाने के चक्कर में थी, और वो भी सास को ऑर्डर दे देकर। कैसे, चलिए देखते हैं। एक फ्रेम में एक फोटो है जिसमें सास की सास यानी कि मधु की दादी सास, मोटी बिंदी, काला मोटा चश्मा, कॉटन की साड़ी और चेहरे पर रौब। वहां उसी फोटो के नीचे खाट पर बैठी मधु, और मधु का गेटअप बिल्कुल वैसा ही था। मधु दादी सास की भूमिका में कहती है, अरे चंदावती, चंदा रानी, जरा चाय दे मलाई मार कर। मधु की सास यानी कि चंदावती कहती है, अरे इस नाम से तो सिर्फ मुझे मेरी सास बुलाया करती थी, ये कौन है देखूं तो जरा। अब सास मधु को अपने सामने अपनी सास की भूमिका में देखकर जोर जोर से हंसती है। मधु रानी, कोई तमाशा चल रहा है या ड्रामा? जाकर चाय लेकर आ। मधु, जो कि ये दिखा रही थी कि वो सास की सास है या फिर उसकी आत्मा उसमें आ गई है, वो क्या करती है? चाय, और मैं वो भी तेरे लिए चंदावती। यही सिखाया है तेरी माँ ने। यार, एक तो डायलॉग बदल बहू, तू सास बनकर जो माँ पर सीधे चली आती हो, ये ओल्ड फैशन हो गया है, जरा अपडेट हो जा। और वैसे तू कुछ भी बन, उसके पहले चाय लेकर आ। अभी सास कुछ बोलती कि वहां मधुर के ससुर आ जाते हैं। वो मधु को देखते ही पागल सा हो जाते हैं। माँ, मेरी माँ तू वापस आ गई। अरे धत तेरी की, अभी एक का नाटक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। अरे हद है, तेरी जबान तो चलती ही जा रही है, सामने मेरी माँ बैठी है। अरे इनका चेहरा देखने को तरस गया था मैं। मेरी माँ वापस आ गई, ये देख मेरी माँ आ गई। ये नहीं कि देसी घी के लड्डू बनाए बस जबान चला रही हो। अरे जाने ते धनकलाल, इसे तो शुरू से ही बोलने की तमीज नहीं है। मेरी तो आदत हो गई है दब दब कर रहने की। नहीं माँ, ऐसे कैसे ये सब करेगी। अच्छा, मैं दुकान जा रहा हूँ, शाम को तेरी पसंदीदा गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आऊंगा माँ। ससुर वहां से चले जाते हैं। अब बेचारी सास अपनी ही बहू के नाटक में फंसकर सारा दिन सारी रात काम करती, लेकिन कब तक? एक दिन की बात है। बेटा आनंद, मेरे तो हाथ पैर सब दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं होता इस उम्र में इतना काम। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। वैसे भी माँ, दादी को तो मरे अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं,
फिर मधु कैसे दादी हो सकती है? अरे वही तो बेटा, मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं दादी मधु के रूप में तो पैदा नहीं हो गई। मतलब ना, ये सारा नाटक है बेटा, लेकिन अब जल्द से ये नाटक बंद करा दे तू। ठीक है माँ, लेकिन अब मधु को मधु की जुबान में ही सिखाना होगा। दोनों माँ बेटा कुछ बात करते हैं और अगले दिन सास मधु का बड़ा सा सोने का हार गले में डालकर घूम रही होती है। मधु जैसे ही अपना हार सास के गले में देखती है, परेशान हो जाती है। अरे अरे ये क्या, ये हार तो तू अपनी बहू को दे चुकी थी। नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप ही ने तो कहा था कि जब तक आप जिंदा हैं ये मैं ही रखूं। अब आप तो जिंदा ही हैं, तो ये हार मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? अरे लेकिन तभी वहाँ आनंद आ जाता है। दादी दादी, मैं आपके लिए भैंस लेकर आया हूँ, बाहर खड़ी है। जरा अच्छे से नहलाकर उसके गोबर से आंगन लीप देना और गोबर के कंडे बनाकर सुखाने डाल देना। और हाँ, जरा ताजा ताजा दूध भी निकाल देना दादी। और फिर माँ बेटे हंसने लगते हैं। मधु सोच में पड़ जाती है। भैंस? नहीं नहीं, इतनी बड़ी भैंस की मैं सेवा करूं? ना बाबा बना, मैं तो बहू बनकर घर वालों की ही सेवा कर लूं, उतना ही बहुत है। माँ जी, नहीं नहीं। अरे अरे, क्या हुआ बहू, तुम वापस आ गई क्या? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ हाँ, सब याद आ गया, पूरा पूरा याद आ गया। अब सास चैन से खाट पर बैठती है और जोर से कहती है, सब याद आ गया ना? तो चले जा, चाय लेकर आ, और वो भी मलाई मारकर। अंशुल को जुआ खेलने की बुरी आदत लग चुकी थी। बीवी के लाख समझाने पर भी अंशुल उसकी कोई बात नहीं मानता। तुम मुझे सड़कों पे ला दोगे? अरे, तुम कोई गाड़ी हो जो तुम्हें सड़क पर ला दूंगा? मजाक कर लो बस तुम। अरे घर में इतने भी खाने का सामान लाने के पैसे तो छोड़ो, सब लुटा दोगे क्या? जिस दिन जुए में जीत जाऊंगा तब देखना, सबको बताते फिरोगे कि कितना पैसा है तुम्हारे पति के पास। बताने की आदत ही तो नहीं है मेरी, वरना सबको बता चुकी होती कि तुम कितने बड़े नाकारे हो, नल्ले हो। लाओ, और पैसे दे दो है तो कुछ। अरे भरोसा रखो, आज बाजी जीत ही जाऊंगा मैं। घर के बर्तन बेच दोगे क्या? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अरे बबूचक, कुछ तो लाज शर्म कर ले। लाज शर्म क्यों करूं? मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूं क्या? जितनी इधर उधर की बातें कर लेती हो ना, उतनी मेहनत करोगे तो ठीक रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं। धमकी मत दो मुझे। बड़े बड़े लोगों के साथ जुआ खेलता हूँ, मुझे छोड़ने में नुकसान तुम्हारा ही है। मुझे तो बहस ही नहीं करनी, मैं पैसा नहीं देने वाली, बात खत्म। अंशुल वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर पे कुछ गुंडे आते हैं। कहाँ है वो अंशुलवा? वो तो कहीं गए हैं, सुबह से गायब है। हमेशा के लिए गायब हो जाएगा वो, उसे समझा लेना। उसने हमसे पैसे लिए थे और अब लौट आने के टाइम मिस्टर इंडिया खेल रहा है। वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। और तुम क्या बताओगी? उसे पता ही चल जाएगा कि घर में आंधी आई थी। हम घर के सामान का वो हाल करेंगे कि अंशुल की तो रूह कांप जाएगी। घर का सामान मेरा है, अंशुल ने आपसे पैसा लिया था, आप उससे बात करिए ना। तो उसकी पत्नी नहीं है क्या? काश नहीं होती। गुंडे की आवाज सुन के मोहल्ले के लोग अपने घर से ताका झाकी करने लगते हैं। ठीक है, हमारे धंधे का उसूल है, हम औरत के सामने कोई गड़बड़ नहीं करते। पर अंशुल दिखा ना तो वो सिंगल पीस में घर नहीं आएगा। ऐ चलो रे। रीमा ये बात बताए तो किसे बताए। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति को बुरा भला कहे। शाम को अचानक रीमा का भाई घर आ जाता है। अरे अर्जुन, तू बता दिया होता। अरे दीदी, सरप्राइज जैसी भी कोई चीज होती है, मैं जीजाजी और तुमको सरप्राइज देने आया हूँ। तभी अंशुल भी वहां आ जाता है। अरे हाँ साले साहब, कैसे हो? साला भी बोल दो और साहब भी बोल दो, गाली भी दो और पुचकार भी दो। बहुत स्मार्ट हो गए हो जीजू।
अरे साला तो रिश्ते का नाम है। और बताओ क्या चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेहनत का पसीना अब चमक रहा है। मैंने घर वालों की ईएमआई चुका दी, नई कार दिलवा दी उनको, और इस सब के बाद अब मैं घर खरीदने का जुगाड़ कर रहा हूँ। अरे बस बस यार, थोड़ी और मेहनत करोगे तो अंबानी फोन लगा के तुमसे टिप्स लेने लगेगा। रीमा, तुमको हंसने पे पाबंदी है क्या? अंदर आओ, कुछ बात करनी है। अंशुल और रीमा अंदर चले जाते हैं। कुछ गुंडे आए थे, पैसे मांग रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने भी देखा। अब तुम मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद करवा दोगे क्या? अरे तुम्हारा भाई आया है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मेरा मूड ऑफ मत करो। अरे, मूड ऑफ कर रही हूं? वो गुंडे तुमको ही ऑफ कर देंगे, धमकी देकर गए हैं। बस नेगेटिव बातें करवा लो तुमसे। दिन भर से गायब क्यों थे? इतने पॉजिटिव हो तो घर रह के उनका सामना करते। तो क्या करूं? तुम भी तो पैसे नहीं दे रही थी, बाहर से लेने पड़े मुझे। पैसे तुम जुआ खेलने के लिए मांगते हो। कोई महान काम नहीं करते पैसों से। मेरी बात मानो अंशुल, ये सब छोड़ दो। हम अपनी एक दुकान खोल लेंगे, पैसे बनाएंगे, मेहनत से कमाएंगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन दुकान खोलने में भी तो पैसा लगता है ना। थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं घर से कोई छोटा बिजनेस कर लेती हूँ। पैसे आ जाएंगी तो दुकान भी खुल जाएगी। एक काम करो ना, तुम्हारे भाई से पैसे ले लो, उसके पास तो बहुत है। पता नहीं वो देगा कि नहीं देगा। मैं तो नहीं मांग सकती। अंशुल उसी वक्त बाहर जाके अर्जुन से कहता है। अब साले साहब, मुसीबत के समय भाई ही बहन की मदद करता है। हमारी हालत थोड़ी तंग चल रही है और पैसों की सख्त जरूरत है। दुकान खोलनी है। हम सोच रहे थे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है जीजू, पर 2 लाख तक कर दूंगा। पर 1 महीने बाद लौटा दीजिएगा प्लीज। अरे सब ठीक रहा तो 1 हफ्ते में ही लौटा दूंगा। अंशुल अर्जुन से पैसे लेता है और बाहर चला जाता है। देखिए, सबसे पहले उधारी चुका देना, अब और कोई घर ना आए। अंशुल अपनी धुन में निकल जाता है, सीधे जुए खेलने वाली जगह पर। अरे अंशुल, आज कितने की बाजी? 2 लाख। देख ले भाई, तेरे तारे सही नहीं चल रहे। ये पैसे मेरे साले अर्जुन के हैं, उसके तारे तो अच्छे चल रहे हैं। ये बाजी जरूर जीतूंगा मैं। अगले दिन सुबह रीमा घंटी की आवाज से जागती है और दरवाजा खोलती है। पूरी रात कहाँ थे तुम? एक खुशखबरी है, मुझे मेरे पिताजी ने भी 1 लाख रुपए दे दिए। अरे वाह, यानी अब हमारे पास पूरे 3 लाख रुपए हैं। नहीं, एक ही है। 2 लाख की बाजी हार गया ना कल रात में। अर्जुन भी जागा हुआ था। उसने सारी बातें सुन ली थी। रीमा रोने लगती है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी की लंका लग गई है। अरे पैसे ही तो है, हाथ का मेल है ये तो। जीजा जी, बहुत हो गया आपका नाटक। अब दीदी आपके साथ नहीं रहेगी। हम अपनी बहन को जुए के दांव पे नहीं लगा सकते।